नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं आप और अन्वित शिक्षा आज मिलने वाले हैं असगर वजाहत जी और उनकी लघु कथाओं से। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं असगर वजाहत जी, जो हमारी लघु कथाओं के लेखक हैं। दो बातें असगर वजाहत जी के बारे में। असगर वजाहत मूलतः एक सामाजिक कवि हैं, राइट, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के मूल स्वरूप को, उसके भीतर छिपी मौका परस्ती और धोखाधड़ी को उजागर करने का प्रयत्न किया है। यानी कि असगर वजाहत जी जो हैं वो मूलतः एक सामाजिक कवि हैं और अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि हमारे समाज के अंदर जो धोखाधड़ी, जो मौका परस्ती छिपी हुई है, उसे उजागर करने का प्रयास किया है कि किस तरह से लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं समाज में। अब बात आपकी 4 लघु कथाओं की जो आपके सिलेबस में है, क्लास 12 तंत्रा में। टर्म 2 का ये आपका चैप्टर है, शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। सबसे पहले बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने हर वीडियो में कहती हूँ, आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, आपको उस चैप्टर के लेखक का नाम, उसकी भाषा और उसकी विधा या शैली ज़रूर पता होनी चाहिए। लेखक हैं हमारे असगर वजाहत जी, भाषा है सामान्य सरल हिंदी और विधा है लघु कथाएँ। पाठ की मूल संवेदना क्या है, यानी कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। इन 4 लघु कथाओं में लेखक ने व्यवस्था, शासन तंत्र, शोषण और मजदूरों किसानों की समस्या पर करारी चोट की है। आपकी पहली कहानी शेर। शेर क्या है इसमें? शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है, राइट। जो शेर है वो व्यवस्था का प्रतीक है। व्यवस्था यानी हमारी जो सरकार है, हमारा जो शासन तंत्र है। क्या कहते हैं असगर वजाहत जी इसमें? शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है, यानी कि प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। और व्यंग क्या है? शेर, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शेर किसका प्रतीक है? शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जो अभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। ठीक है, शेर जो है वो सत्ता का प्रतीक है, व्यवस्था का प्रतीक है। और हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था तभी तक शांत रहती है जब तक उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता। अगर कोई उंगली उठाता है तो सत्ता उसे कुचलने का पूरा प्रयास करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभन से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्ते का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहे हैं, राइट। ये हमारी जो सत्ता है इस तरह के प्रलोभन देती है कि भोली भाली जनता, यहाँ पे गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्ता किसके प्रतीक हैं? भोली भाली जनता के। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे व्यवस्था की बात मान लेते हैं और अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास। भोली भाली जनता को प्रमाण का अधिक महत्व न देते हुए विश्वास के आधार पर शोषक वर्ग सत्ता वर्ग की बात मानती है, ये जानते हुए भी कि शेर एक मांसाहारी जीव है जो सभी को खा जाता है। वो सभी जानवरों को ये विश्वास दिला देता है कि अब शेर अहिंसा और अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया और वो जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अतः जानवर उसकी बात मानकर शेर के मुंह में स्वयं चले जाते हैं। किंतु लेखक जैसे कुछ लोग हैं जो प्रमाण को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्हें सत्ता को चलने का प्रयास करती है, राइट। अब है आपकी कहानी पहचान। राजा द्वारा दिए गए हुक्म। ये कहानी पहचान जो है आपकी जो लघु कथा है, आप अपनी पुस्तक से इसे पढ़ लेंगे क्योंकि मैं आपको सिर्फ समराइज करके बता रही हूँ। इस कहानी में, इस लघु कथा में क्या होता है कि राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती, रामू, छिद्दू आदि आम जनता को आज्ञा दी कि अपनी आंखें बंद करके काम करे। ठीक है, राजा ने क्या सोचा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने अपनी जनता को क्या आदेश दिया कि वो आंखें बंद करके काम करे, अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले ताकि वो कुछ सुन ना सके, अपने होठ सिलवा ले क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहा है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे राजा आश्चर्यजनक रूप से दिन रात प्रगति करने लगता है। और परिणाम क्या होता है राजा की इस निरंकुशता का? इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प लेते हैं शासक वर्ग। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता ही पसंद आती है जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि खैराती, रामू और छिद्दू किसके प्रतीक हैं?
तो आपके खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक है जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है, पर जब तक वह अपनी आंख खोल देती है तब तक राजा बहुत अधिक बलशाली हो चुका होता है। ठीक है, ये इस कहानी का सार है, जो आपकी पहचान कहानी है ये इसका सार है कि जब तक जनता जो है वो आंख मूंद कर सत्ता के इशारे पर काम करती है, और जब तक जनता को ये होश आता है कि वो अपनी आंखें खोले, तब तक सत्ता जो है वो बहुत अधिक बलशाली हो चुकी होती है। इसके बाद है आपकी कहानी चार हाथ, लघु कथा चार हाथ। चार हाथ में क्या बताया गया है? ये पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है कि पूंजीवादी व्यवस्था में किस तरह से मजदूरों का शोषण किया जाता है। मिल मालिकों का लालच मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक के रूप में लेता है जो उसको लाभ देंगे, और हर संभव प्रयास करेंगे कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों को किस रूप में देखता है? सिर्फ ऐसी चीज़ जो उसको लाभ देंगे, जो उसको फ़ायदा कराएंगे, और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके इशारे पर चलते हुए दुगने दाम कर सकें, उत्पादन अधिक कर सकें। ठीक है, अधिक उत्पादन के चक्कर में जो राजा होता है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो क्या करता है? मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है, जिससे कि सारे के सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसे क्या समझ आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन चाहिए और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर काम पर रख लो। राइट, इसकी ये वाली जो कहानी है चार हाथ, इसकी समरी मैं आपको दोबारा भी एक बार बताऊंगी और अच्छे पॉइंट्स के साथ में वीडियो में आगे हम शेयर करेंगे। अभी हम एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं साझा कहानी पर। साझा में क्या बताया गया है? साझा में आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है। ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि साझा कहानी में या साझा लघु कथा में क्या बताया गया है? साझा में आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है। पूंजीपतियों और गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग की नज़र किसान की ज़मीन और उत्पाद पर है, और वो हर संभव प्रयास करके उसे हासिल करना चाहता है। हाथी जो है वो समाज की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाथी किसका प्रतीक है? एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई को धोखे से हड़प लेता है और किसान को पता भी नहीं चलता। हाथी जो है वो समाज के अमीर वर्ग का, प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, जो गरीब वर्ग की सारी मेहनत को हड़प लेता है, और गरीब वर्ग सक्षम होते हुए भी लाचार रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। राइट, अब बात करेंगे लेखक की भाषा पर, या जो लघु कथाओं की भाषा है उनमें क्या बताया है लेखक ने। प्रतीकों के माध्यम से व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। सबसे पहले शेर व्यवस्था का प्रतीक है। ये भी जैसा मैंने बताया एक नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है कि शेर किसका प्रतीक है? शेर व्यवस्था का प्रतीक है। कुत्तों का समूह झूठे क्रांतिकारियों का, कर्मचारी सुविधा भोगी का, चापलूसी का, और छोटे जानवर आम जनता के प्रतीक है। छोटे छोटे संवादों में गहनता छिपी हुई है। भाषा सादगीपूर्ण पर चिंतन प्रधान है, और शैली जो है वो व्यंग्यात्मक है, और लीक से अलग चलने वालों के प्रतीक हैं लेखक। मतलब उन्होंने लीक की कहानियाँ नहीं लिखी, कुछ अलग लिखा है। राइट, अगली स्लाइड पर हम चलेंगे, अब आगे बात करेंगे। ये है आपकी अगली स्लाइड। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे अभी वीडियो में कहा था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि चार हाथ जो कहानी है उसकी की पॉइंट्स मैं आपको आगे एक बार दोबारा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे की पॉइंट्स हैं। मैं नहीं चाहती कि ये आपसे मिस हो जाएं। सबसे पहले जो चार हाथ कहानी है उसमें क्या बताया गया, वो किस पर आधारित है? तो ये जो आपकी कहानी है, जो लघु कथा है, वो आधारित है पूंजीपति वर्ग जो है वो किस किस तरीके से मज़दूरों का शोषण करता है, ये इस बात पर आधारित है। कैसे कैसे वो अपनी मज़दूर जो हैं उनके निर्धनता, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, और मज़दूर बेचारे इतनी गरीब स्थिति में, इतनी मज़दूरी करते करते वो इतनी मजबूरी की स्थिति में आ जाते हैं कि विरोध के लायक वो नहीं रहते, विरोध की स्थिति में नहीं रहते। पूंजीपति अपने लाभ के लिए लगातार मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूर बेचारा इतना विवश है कि वो आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी रहता है। तो एक बार हम नज़र डालेंगे चार हाथ लघु कथा पर। एक मिल मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल के मजदूरों के चार हाथ लगाने की योजना बनाई। ठीक है, कि मजदूर जो है वो चार हाथों से काम करेंगे तो जल्दी और ज़्यादा काम कर पाएंगे, इससे मुनाफा बढ़ेगा। मिल मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी कीमत देकर नौकरी पर रखा। इस काम में वैज्ञानिकों के असफल होने पर उसने ये काम स्वयं करने का निश्चय लिया। जब वैज्ञानिक जो है वो नहीं लगा पाए दो एक्स्ट्रा हाथ मजदूरों को, तो उस मालिक ने ये काम खुद करने का निर्णय लिया।
मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों में फिट करने चाहे लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, और इसके इस प्रयास में बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। 4 हाथ ना लगा पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में ये बात आ गई कि मजदूरों का जो वेतन है वो अगर आधा कर दिया जाए और दुगने मजदूर काम पर रख लिए जाएं तो इससे मुनाफा तो वैसे ही दुगना हो जाएगा, है ना। मजदूरों की सैलरी आप आधी कर दीजिए और ज़्यादा मजदूर रख लीजिए तो पैसा तो आपको उतना ही देना पड़ेगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। तो ये कार्य भी मजदूरों के 4 हाथ लगाने जैसा ही है। यानी कि शॉर्ट में जो आपकी लघु कथा है ये पूरी तरीके से आधारित है कि किस तरह से पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है। ये हैं आपके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के, लघु कथाएं जो आपका चैप्टर है। दोस्तों मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स मेरे पास हैं दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और पूरे सिलेबस को पूरे चैप्टर को आपके कवर करते हैं, नॉट सिलेबस, पूरे चैप्टर जो आपका लघु कथाएं हैं पूरे चैप्टर को ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। और ये 1 अंक से लेकर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से लेकर आपके दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर तक के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। तो इससे बाहर आपको कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आपने इनकी तैयारी पूरी कर ली तो समझिए आपका चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, शेर का पात्र कहानी में किस ओर इशारा करता है। कहानी में सत्ता और शेर को एक तराजू में रखा गया। खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी। हाथी ने शर्त रखी कि बदले में खेत को संरक्षित करने के बदले में उसे खेत की उपज में हिस्सा चाहिए। लेखक किससे डरकर झाड़ी में छुप गया। शेर से डरकर। आंख बंद करने से क्या हासिल होने वाला था। राजा का कहना था कि नेत्रों को बंद रखने से मन को शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। मिल मालिक ने दुगने उत्पादन के लिए क्या किया। मिल मालिक ने अपने उत्पादन को और बढ़ाने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाई और उनके वेतन को कम कर दिया। राइट। अब है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं 2 नंबर में। कार्यालय और शेर के मुंह में क्या फ़र्क है। शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते हैं और मुंह में ही समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। वहीं रोजगार के दफ्तर में स्थिति कुछ भिन्न होती है। यहाँ पर बेरोजगार जो है वो नौकरी की तलाश में जाते हैं परंतु न जाने कितने दफ्तरों में घूमने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। रोजगार का दफ्तर शेर के मुंह के जैसे आदमियों को हजम तो नहीं करता लेकिन उनकी आशाओं को ज़रूर खा जाता है, क्योंकि 1000 बार चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, मजदूरों के 4 हाथ नहीं होने पर मिल मालिक को क्या एहसास हुआ। मजदूरों के 4 हाथ नहीं होने पर मिल के मालिक को एहसास हुआ कि उसका यह प्रयास किसी काम का नहीं है। जब 4 हाथ नहीं लगे मजदूरों को तो उसे एहसास होने लगा कि उसका यह प्रयास किसी काम का नहीं है। उसे मजदूरों को कम पैसे देकर दूसरे मजदूर रख लेने चाहिए और अपना काम जल्दी करवा लेना चाहिए। यानी कि जो इतने मजदूर उसमें मर गए, जो एक्सपेरिमेंट मिल मालिक ने किया, उनसे उसे कोई लेना देना नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और फ़ायदे में क्या देखा कि वेतन आधा करके और मजदूर काम पर रख लेता हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन, आंखें बंद करवाने के पीछे राजा का क्या मकसद था। राजा ने प्रजा को अपनी आंखें बंद रखने को इसलिए कहा क्योंकि यदि प्रजा अपनी आंखें खुली रखती तो प्रजा को राजा के शोषण के बारे में पता चल जाता और फिर वो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाती। राजा सबकी आंखें बंद करवाने के बाद उनका शोषण आसानी से कर सकता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जनता राजा के सम्मुख अंधी हो जाए तो राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जनता ने राजा के शोषण के खिलाफ अपनी आंखें मूंद ली तो राजा को जो मन में आएगा वो करेगा, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है, जिससे राज्य का विकास भी बंद हो जाएगा। राज्य की प्रजा बस राजा की कठपुतली बन के रह जाएगी और राजा आसानी से उनसे अपनी गुलामी करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाथी और किसान के बीच हिस्से को लेकर क्या तय हुआ था। हाथी ने किसान को खेती करने के लिए कहा, ठीक है, और खुद फसलों को वो छोटे छोटे जानवरों से बचाने का काम करेगा और बाद में जो फसल पैदा होगी उसको आपस में आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा हाथी ने कहा था। हालांकि बाद में हाथी ने ऐसा किया नहीं। अब है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस।
लोमड़ी शेर के मुंह में चली जा रही थी, लेखक का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कहानी को पढ़ के ये स्पष्ट होता है कि लेखक शेर के मुंह और रोजगार कार्यालय में कोई अंतर नहीं समझता। ठीक है, शेर का जो मुंह है, एक नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शेर का जो मुंह है वो किसका प्रतीक है, तो वो रोजगार कार्यालय का भी प्रतीक है। कोई अंतर नहीं है शेर के मुंह और रोजगार कार्यालय में। लेखक को इस बात की भनक लगी कि शेर के मुंह के भीतर रोजगार देने वाला कार्यालय है, जहाँ सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाती है। इसलिए वह बिना किसी सोच विचार के खुद ही नौकरी की दरखास्त देने शेर के मुंह में चली गई। ठीक है, लोमड़ी को क्या लगा कि शेर के मुंह के भीतर जो है वो रोजगार का कार्यालय है, वहाँ जाके अर्जी देगी तो उसे नौकरी मिल जाएगी। इसलिए वो अपनी मर्जी से शेर के मुंह के भीतर चली गई। अगला क्वेश्चन, आंखें खोलने पर रामू, खैराती और छिद्दू को सिर्फ राजा ही दिखाई दिया, क्यों? राज्य के सभी लोग काफ़ी समय से राजा के आदेश के अनुसार अंधे, गूंगे और बहरे बने हुए थे, जिसके कारण अब उनके पास खुद का कुछ शेष ही नहीं रह गया था। वे राजा के इशारे पर नाचने वाली गुड़िया जैसे बन गए थे। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। प्रजा को राजा के अलावा और किसी चीज़ की सुध न थी। राजा के आदेशों के अनुसार कार्य करना ही प्रजा का जीवन है, जिसके कारण अगर अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें केवल राजा ही दिखाई देता था। आंखें बंद रखने से जनता को क्या क्षति हुई, यानी क्या नुकसान हुआ आंखें बंद रखने से? राजा ने प्रजा की आंखें बंद करवा दी, जिससे वह उसके शोषण को ना देख पाए। राजा ने प्रजा से अपने सारे काम करवाए जो उसके लाभ के लिए होते थे। उसने जनता से अपनी गुलामी करवाई और उनसे सेवकों जैसा व्यवहार किया। जब थोड़े समय के बाद लोगों ने अपनी आंखें खोली और उन्हें राजा के झूठ के बारे में पता चला कि विकास और उत्पादन तो हुआ ही नहीं, जो भी विकास और उत्पादन हुआ है वो सिर्फ राजा के लिए हुआ है, उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन, फसल का बंटवारा किस तरह से हुआ? हाथी ने खाने का बंटवारा बराबर करने को कहा था, अर्थात वो चाहता था कि गन्ने में से आधा जो है वो किसान खाएगा और आधा हाथी खाएगा। हाथी जानता था कि ऐसा करने से किसान अपने हिस्से का गन्ना अच्छी तरह नहीं खा पाएगा और पूरा का पूरा गन्ना उसे मिल जाएगा। मिल मालिक के स्वभाव पर टिप्पणी करें, यानी कि मिल मालिक का स्वभाव कैसा था? मिल का जो मालिक था वो स्वभाव से निर्दयी और लालची किस्म का आदमी था। वह बिल्कुल भी दयावान नहीं था। वह अपने मिल को सबसे बड़ा मिल और ख़ुद को सबसे अमीर इंसान बनाना चाहता था। वो चाहता था कि काम खूब हो और उसके बदले मजदूरी कम देनी पड़े ताकि उसे मुनाफा भी खूब मिले। वह एक शोषण करने वाला व्यक्ति था। अब आपके आगे आते हैं 5 नंबर में प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, विश्वास कैसे प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। प्रमाण का महत्व विश्वास से कम होता है। यदि हम किसी को प्रमाण दें तो उसे हम पर विश्वास ना हो तो वो उस प्रमाण को भी नहीं मानेगा, लेकिन जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ये हम सब जानते हैं कि कई बार जिस पे हम भरोसा करते हैं उस चीज़ में हमें प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम किसी पे भरोसा ही नहीं करते, हम विश्वास ही नहीं करते, तो फिर वो हमें प्रमाण भी देता रहे, सबूत भी देता रहे, प्रूफ भी पेश करता रहे, तो हम नहीं मानते। ठीक है, किसी पर विश्वास होने के आधार पर लोग बड़े से बड़ा काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें जो हैं वो प्रिंटिंग मिस्टेक हैं। ये यहाँ पर हक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो शब्द है ये है आपका हो, तो कई चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं। आप अंडरस्टूड है, आप अपने हिसाब से इसको सही कर लें। इसलिए बेरोजगार लोगों को शेर का मुंह भी रोजगार का दफ्तर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह प्रमाण को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास होता है। ऐसे ही चुनाव में नेता जब वादे करते हैं तो जनता को उन पर विश्वास हो जाता है और पिछले साल से आए हुए प्रमाणों को जनता जो है वो भूल जाती है। जो नेता होता है वो आम लोगों को अपने विश्वास के घेरे में इस तरह से लेता है कि वो उन्हें अंधा और बहरा बना देता है, जिससे कि उन्हें प्रमाण दिखाई नहीं देता और वो अंधे बहरे होकर ही बात पर विश्वास कर लेते हैं। राजा द्वारा आदेशित हुक्मों के बारे में लिखिए। राजा ने कौन कौन से हुक्म जारी किए थे जनता के लिए, तो देखते हैं। पहला हुक्म, अपनी आंखें मूंद लो। पहला हुक्म राजा ने क्या जारी किया था? अपनी आंखें मूंद लो। राजा को इस बात का भय था
कि उसकी नियति जनता को पता चल जाएगी, इसलिए उसने ऐसा आदेश दिया कि सभी अपनी आंखें जो है वो मूंद ले। दूसरा आदेश क्या था? राजा ने जनता को उसके शोषण के बारे में सुनने से रोकने के लिए बहरा बनने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वो पिघले हुए शीशे को अपने कान में डलवा लें। और तीसरा आदेश क्या था? कि जनता अपना मुंह भी सिलवा ले, जिससे कोई राजा को ना बुरा भला कह पाए, और कानों में शीशा डलवा ले, ना ही राजा के लिए बुरा भला सुन पाए। राइट। मुनाफा बढ़ाने के लिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है अस्कर वजाहत जी का जीवन परिचय, इस बार आपके इस टर्म में जीवन परिचय जो है वो सिलेबस से बाहर कर दिए गए। आपके पेपर में अब जीवन परिचय नहीं पूछे जाते, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल मालिक ने मज़दूरों के साथ क्या हथकंडा अपनाया। क्या किया मिल मालिक ने मुनाफा बढ़ाने के लिए? मुनाफा बढ़ाने के लिए मज़दूरों के 4 हाथ लगाने की योजना बनाई उसने, कि इनके 4 हाथ लगा देता हूँ। और इस योजना को पूरा करने के लिए उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए? सबसे पहले उसने मज़दूरों के 2 हाथों को 4 बनाने का प्रयास किया। उसके बाद मिल के मालिक ने मरे हुए लोगों के शवों से हाथ निकलवाकर अपने मज़दूरों को लगवाने चाहे। उसने मज़दूरों के 4 हाथ करवाने के लिए उनके शरीर से लकड़ी के हाथ जोड़े, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मज़दूरों के शरीर से फिर लोहे के हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन इसकी वजह से मज़दूरों की जो जान थी वो चली गई। और जैसा कि आपने पढ़ा कि मज़दूरों की जान जाने से भी उस मिल मालिक को कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा। इसके बाद उसने क्या निर्णय लिया कि मज़दूरों की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो आधा कर देता हूँ और संख्या बढ़ा देता हूँ। तो बात तो वही रहेगी, पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसान और हाथी की कहानी को आप समाज से किस प्रकार जोड़कर देखते हैं। यानी कि किसान और हाथी की जो कहानी है वो हमें क्या बताती है? अगर हाथी को हम सत्ता के अर्थ में देखें, अगर हाथी को हम सत्ता समझें और किसान को गरीब किसान की तरह समझें, तो हम देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी सौदेबाजी जो है वो हमेशा से चलती रही है। यहाँ एक गरीब किसान जो है वो पूरी मेहनत लगाकर अपनी फसल उगाता है, मगर जब फसल पक जाती है, कटने योग्य हो जाती है, तो उसके कई हिस्सेदार आकर खड़े हो जाते हैं। भारत के अमीर लोग गरीबों की थाली की रोटी हाथी की भांति हमेशा उनसे छीन लेते हैं, और बेचारे गरीब किसान जो हैं वो एक असहाय व्यक्ति की तरह बस हाथी को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा से ही गरीब किसानों का, गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण करता आया है। चारों लघु कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि किस तरह से पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग गरीबों का शोषण करता है। दोस्तों ये आपका अपना चैनल अनमित शिक्षा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के लिए भी, CBSE से आने वाली अपडेट्स के लिए, आपके मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए, उनके आंसर कीज़ के लिए आप आपके अपने चैनल अनमित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।